नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताएगी, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल देर रात निधन हो गया, जिसके बाद देश के सभी विभूतियों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की है। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के गृह मंत्री सभी ने आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के मुखिया है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो देश के लिए किया है, जो आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम किया है, आज वही वजह है कि शायद आज जो कुछ भी देश में दिख रहा है वो सारी वजह डॉक्टर मनमोहन सिंह ही है। उन्होंने कहा देश को मजबूत करने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव का बयान, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर के जो कुछ भी किया है। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर, पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर के। उन्होंने कहा कि उनको याद किया जाएगा, उनके अच्छे कामों को लेकर के उनको याद किया जाएगा, और शायद यही वजह है कि पूरे देश में उनके जाने के बाद दुख का माहौल बना हुआ है। एक अच्छे अर्थशास्त्री ने, उनके कई ऐसे फैसले थे जिसने देश की जो गति थी, जो रफ्तार थी, उसको बढ़ाने का काम किया है। अब आपको बताते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा है और वहां पर कई सवाल खड़े किए हैं। कई तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की थी और ट्वीट किया था, जिसको लेकर के सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव के पास ना तो कोई नीति और ना ही कोई एजेंडा, इसलिए अनाप शनाप बोलते हैं। आपको डिप्टी सीएम को बयान सुनाते हैं जिसमें वो अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी के पास कोई नीति एजेंडा नहीं है। कुंभ महाकुंभ कोई साधारण आयोजन नहीं है। दुनिया के लोग आ रहे हैं। पिछली बार 25 करोड़ लोग आए थे, इस बार 45 करोड़ से अधिक लोगों की आने की संभावना है और बहुत बेहतर, सुव्यवस्थित, सुंदर, अलौकिक महाकुंभ होने जा रहा है। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो साफ तौर पे अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। लेकिन अखिलेश यादव लगातार प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, वहां की तैयारियों को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, वहां के प्रबंधन को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुप्रबंधन दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसी तस्वीरें उन्होंने हाल फिलहाल में शेयर की है अपने ट्वीट पोस्ट में और सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इतने कम समय में कैसे इतनी तैयारियों को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि आगरा से भी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और बदमाशों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, उसी दरमियान बदमाशों को देख करके पुलिस ने रोकने को कहा, लेकिन पुलिस के ऊपर ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इन 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आगरा से वो फुटेज आपको दिखाते हैं किस तरीके से बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अपराधियों के खिलाफ सख्त मोड में है यूपी पुलिस। लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस इस तरीके से अपराधियों के जो हौसले हैं उनको कमजोर करना चाहती है और लगातार पुलिस धरपकड़ कर रही है, ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिससे जो अपराध का जो माहौल क्रिएट करते हैं, जो माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई में लगी हुई है यूपी पुलिस। अब चलते हैं अपने सहयोगियों के पास, सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे, जो आज की हमारी जो बड़ी खबरें हैं, उनके शहर की जो बड़ी खबरें, उनके जिले की जो बड़ी खबरें हैं, वो हमारे आईबीसी के दर्शकों को बताएंगे। सभी हमारे एक एक सहयोगी एक साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे। अवनीश के पास सबसे पहले चलते हैं कानपुर। अवनीश, कानपुर से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, जो कानपुर की खबर है वो ये है कि एक कानपुर में एक एक बोट क्लब बनाया गया है, जो यहाँ पर कानपुर को जो है कानपुर में एक शान कहा जा रहा है इस वक्त कल उसका जो है स्थापना दिवस था। 2 वर्ष उसके पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनके साथ में जो यहाँ के जो लगभग विधायक हैं और जो मेयर है प्रमिला पांडे, वो सब वहां पर पहुंचे थे। उसी के साथ साथ 3 प्रदेश के जो है वहां पर जो बोट जो क्रीड़ा करते हैं जो यहाँ पर, वो लोग पहुंचे थे। यहाँ पर पहुंच करके स्थापना दिवस मनाया गया था, गंगा आरती की गई थी। इसी के साथ साथ जो वहां पर बाहर से लोग आए थे, जो ये खिलाड़ी थे जो जो ये चलाते हैं नाव, उन्होंने एक प्रदर्शन का भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया था। वहीं दूसरी खबर जो लगातार हम लोग अभी बता रहे हैं कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनकी मौत पर यहाँ के जितने भी कांग्रेसी हैं उन्होंने एक शोक व्यक्त किया है। यहाँ पर जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां पर जाकर के सबने वो शोक व्यक्त करते हुए जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, साफ तौर पर उन्होंने जो पुरानी यादें हैं उनको जो मीडिया उसके साथ में साझा किया है। अखंड मनमोहन सिंह को लेकर के कुछ कानपुर से जुड़े हुए अगर अगर कुछ तथ्य हो तो बताने का बताइए अवनीश, की वहां पर कैसे कानपुर से क्या उनका जुड़ाव था, क्या उनका लगाव था? देखिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जो कानपुर शहर है वो कहीं ना कहीं जो है मैनचेस्टर कहा जाता है, तो सबकी नजरें कानपुर पर लगातार रहती है। तो कहीं ना कहीं जब पूर्व में जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, तो कानपुर में भी उनकी भी कानपुर पर साफ तौर पर नजरें थी। और जब उनका कानपुर आना होता था तो यहाँ के जो भी पूर्व के कांग्रेसी जो भी नेता हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं जो शुरू से कांग्रेसी रहे हैं, उनसे लगातार उनकी मुलाकात भी होती थी और यहाँ का जो भी है हालचाल उनके द्वारा लिया जाता था। जो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले समय में वो भी लगातार जो है उनसे जुड़े रहे और यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जो चीजें हैं, जो लगातार यहाँ का विकास है या जो यहाँ पर चीजें नहीं भी हो रही हैं, जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, उन पर चर्चा लगातार होती रहती थी। अखंड अवनीश, एक ये भी बात है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि बहुत सारी चीजों के लिए जो दिख रहा है आज वो उनकी ही देन है, तो कानपुर में क्या कुछ ऐसा योगदान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है जो कम से कम आज बताएं आईबीसी के दर्शकों को कि उन्होंने कानपुर को लेकर के क्या कुछ अलग करने का प्रयास किया था? देखिए कि उनको अर्थशास्त्री कहा जाता है और एक अर्थशास्त्री के तौर पर जो है वो लगातार ये प्रयास करते थे कि जो जो व्यवस्थाएं हैं, जो जीडीपी है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। तो इसी के तौर पर, क्योंकि कानपुर में लगातार यहाँ पर आप जानते हैं कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, तो उसको लेकर के लगातार उनका यही उद्देश्य रहता था कि जो भी यहाँ की कंपनियां हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, वो लगातार ग्रोथ करें और जो है कहीं ना कहीं जो है जितनी भी कंपनियों का ग्रोथ हो सके उसको लेकर के लगातार उनका प्रयास रहता था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में भी जाने जाते थे। उनके तमाम ऐसे फैसले थे जिनकी तारीफ होती है। मनरेगा भी उनकी एक अच्छी पहल थी और जो रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई है। और इंडस्ट्रियल हब उत्तर प्रदेश का कानपुर ही है और कई ऐसी चीजें हैं जो जो उन्होंने वहां पर की हैं और आज भी पूरा देश उनको याद कर रहा है। भले वो इस धरती से विदा हो गए हो, लेकिन पूरे देश में, पूरे देश के अंदर उनकी यादें जो है वो रहेंगी और वो अमर होकर के गए हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री वो रहे और उन्होंने देश के विकास को गति देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड, अगर बात करें रायबरेली की जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हो रखा था, लोगों ने जो कर रखा था, वो आज नगर पालिका क्षेत्र में सदर तहसील के अंदर गांव पड़ता है धरौरा, और उस गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के ऊपर चाबू चला है। और ये डीएम डीएम हरिता के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नरेट प्रफुल्ल शर्मा, तहसीलदार प्रज्ञा द्विवेदी व नायब तहसीलदार की टीम ने करवाया है कब्जा मुक्त। और ये करोड़ों की बेचकीमती जमीन बताई जा रही है और ये सदर तहसील के अंदर आती है। ऐसी सरकारी जमीन जहाँ पे लोगों ने वर्षों से और कई सालों से कब्जा कर रखा था, उसमें
कहीं ना कहीं जिला प्रशासन एक्टिव है। बीच में भी अभी उन्होंने देवानंदपुर में भी जो है ऐसे ही चालू चलाया, तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। वैसे ही अब ये एक मामला अभी धरौरा गांव का निकल गया, सदर तहसील नगर पालिका क्षेत्र के अंदर की बात है, और ये कब्जा मुक्त हुआ है करोड़ों रुपए की बेसिस। ऐसे अगर अगर बात करें तो पूरे प्रदेश की, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें, लेकिन राजस्व एक ऐसा विभाग है उत्तर प्रदेश का कि जहां पर कि माननीय योगी आदित्यनाथ खुद उसको डायरेक्ट मॉनिटर करते हैं। उनकी कोई भी राजस्व की आए दिन मीटिंग होना और उस पर चर्चा करना, कुछ ना कुछ ये चीजें ऐसी हैं जो कब्जा मुक्त जमीन को लेकर के एकदम सशक्त नजर आती है उत्तर प्रदेश सरकार ये करे। तो आज वैसे ही उसी उसमें रायबरेली में इंद्रवीर, एक सवाल इंद्रवीर, सवाल एक है, कल अपूर्व से भी बात हो रही थी और उन्होंने भी बताया था कि अचानक से अयोध्या विकास प्राधिकरण का बुलडोजर का रुख जो उस तरफ हो जाता है जहां पे लोगों ने जमीन खरीदी होती है, दाखिल खारिज करा लिया होता है, मकान बना लिया होता है, और बुलडोजर अचानक से वहां पहुंचता है, बिना नोटिस दिए मकानों को ध्वस्त कर देता है। सवाल मेरा आपसे इतना है, आईबीसी के दर्शक भी समझना चाहते हैं कि क्या जो अधिकारी हैं क्या वो सोते रहते हैं कि उनकी बेशकीमती जमीन पर कोई आ करके कब्जा कर लेता है? क्या उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है, कोई बैरिकेडिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं है, या कोई ऐसा तंत्र नहीं है जिससे पता लगाया जा सके कि जो सरकारी जमीन है उस पर कोई आकर के किसी भी प्रकार का कोई कब्जा ना कर सके? कारण यह है कि जब आप कब्जा करने देते हो किसी को, वहां पर वो किसी भी प्रकार का अपना कोई भी निर्माण करा लेता है, कभी कभी लोग पक्का निर्माण करा लेते हैं, जिसके बाद माहौल खराब होने की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हाल फिलहाल में लखनऊ में देखा कि पूरा का पूरा एक अकबर नगर था, जिसको योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जाकर के लड़ करके तब जाके उसको ध्वस्त कराया, क्योंकि वहां पर कहते हैं ना कि एक नदी पे ही पूरा का पूरा निर्माण करा लिया गया था। अधिकारी सोते रहते हैं, उनकी बेशकीमती जमीनों पर कोई आके कब्जा कर लेता है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन अगर जैसे आप बात कर रहे हैं राजस्व, अगर बरसों से कोई जमीन उसमें जो है कब्जेदार है, तो वो कब्जेदार होते हैं। और आज के जमाने में जैसे आप कहते हैं वो कब्जेदार इतने हद तक, जिसे हम भू माफिया कह सकते हैं, कब्जेदार नहीं कह सकते, भू माफिया। भू माफियाओं का दिमाग शायद कानून से 4 कदम आगे रहता है, इसलिए कानून के जो कहते हैं लोग कानून के हाथ लंबे होते, देर होता है लेकिन दुरुस्त कार्रवाई जरूर होती है। हमने ये योगी सरकार में देखा है। हम बाकी तो बात नहीं करते, लेकिन योगी सरकार में हम लोगों ने अक्सर किया, हम लोग जगह जगह रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग जगह जगह चीजें दिखा रहे हैं लोगों को, तो देर हो रही है, दुरुस्त हो रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है, आज नहीं तो कल, और गाज गिर रही है अखंड नगर, तो वो कहीं के रह नहीं जा रहे हैं। ये आप अपने दिमाग में एकदम जान लीजिए कि अगर भू माफिया हो और आपने आज सरकारी जमीन कब्जा कर रखी है, उस पर शिकायत हो गई, और मोस्टली जब ये अगर शिकायत, देखिए एक एसडीएम के पास और एक डीएम के पास पूरे जिले का प्रभार होता है, और उसपे कितनी शिकायतें, कितनी चीजें होती है, लेकिन उस पर शिकायत करने वाला भी सामने आना चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत की कोई जमीन है तो उसमें ग्राम प्रधान नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका वोट कट जाएगा। मेरी बात सुनो, उसकी कई सारी लोग विरोध में चले जाते होती है, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी कार्रवाई होती है शासन की तरफ से, तो वो नेशनल महबूद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और सलाखों के पीछे भी नजर आएंगे आज नहीं तो कल। ये होता है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ये योगी सरकार देखा गया है। अगर नहीं, बिल्कुल कानून के हाथ लंबे होने भी चाहिए, क्योंकि ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यही बात है कि क्या जब आपके किसी जमीन पर, जैसे एक आमतौर पे किसी व्यक्तिगत किसी की जमीन पे कोई कब्जा करने जाता है, कोई निर्माण करे, तो उसको जानकारी होती है, लेकिन सरकारी जमीन को लोग अपनी जमीन समझ लेते हैं। कहीं की भी जमीन को आप ध्यान दीजिएगा, लोग क्या करते हैं, रोड साइड की जमीन हो, मैं आपको लखनऊ में बता रहा हूँ, कुछ इलाके ऐसे हैं जो सरकारी जमीनों पर मजारें बन चुकी हैं, कई ऐसे हैं जहां पर निर्माण हल्का फुल्का कराया जा चुका है। अब जब कभी बुलडोजर पहुंचेगा वहां पर तोड़वाने के लिए, तो क्या जो कानून व्यवस्था है वो गड़बड़ नहीं होगी? कानून व्यवस्था के कभी कहीं ऐसा होता है, कई लोग लेट जाएंगे कि हमारे आशियाना को तोड़ दिया बुलडोजर ने, क्योंकि सरकार तो अपनी जमीन को वापस ले जाती है, लेकिन क्या अधिकारी जो है वो उनको इस तरीके की कोई उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, किसी तरीके का कोई रोड मैप नहीं है जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? कोई तो रोड मैप होगा उनके पास, कोई रोड मैप नहीं है। देखिए अगर रोड मैप होता है, रोड मैप होने के बावजूद भी लोग जो है इतने भीड़ होते हैं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हम सरकार के पक्ष में बात करते हैं, लेकिन नोटिस पे नोटिस जाती है, लेकिन लोगों के कानों में जू नहीं रखते। एक की संख्या में, एक से लेकर के 100 लोगों की संख्या में ये नियम आवाज पे धरना करते हैं और विरोध करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उसका जो निचोड़ है, क्यों आप तो शुरू में ही आपने
जब आपको पता था कि ये जमीन सरकारी है, ये है, तो आपने वहां पे शुरू में इन्वेस्टमेंट, और वो जमीन ऐसा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जाते हैं, बाकायदा ऐसा नहीं है अगर कब्जा कर लिया, वो किसी ना किसी को बेच के ही, जो भूमाफिया है वो बेच के ही जाते हैं, और वो तो अपना साइड में कमीशन लिया, पैसा ले निकल गए, फंसा कौन उसमें? आप पब्लिक। तो आप पब्लिक वहां से नाराज होते हो, इसका अधिकारियों पे भी चाबुक चला कर, आप पुराना इतिहास उठा के देखिए 4 से महीनों का, सालों का, तो उसमें अधिकारियों के जो अधिकारी भी मिले रहे उनके ऊपर भी चाबुक चला है। तो ये होता है, और आगे भी हम ऐसी चीज करेंगे सरकार से कि ये ऐसी चीजें रहे, लेकिन बड़ा चाबुक चला है रायबरेली नगर पालिका क्षेत्र में, धरौरा गांव में, कि ये कब्जा मुक्त करेंगे, करोड़ों की बेचने की जमीन है, इस पे चाबुक चल रहा है। अब धीरे धीरे स्थिति पर सुधार होगा, मेरा ऐसा मानना है। सही बात है, सरकार की जो मंशा वो स्पष्ट है कि ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन यही है कि सरकार के अधीन है अधिकारी, और अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से करेंगे तो शायद इस तरीके की स्थितियां पैदा नहीं होंगी कि जिससे कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष को या तमाम लोगों को सवाल खड़े करने का मौका मिले। सरकार का काम है, सरकार योगी सरकार की नीति स्पष्ट है कि किसी भी तरीके के अवैध काम को रोका जाएगा, चाहे वो भू माफिया हो, किसी कोई बदमाश हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अतीक अहमद से लेकर के मुख्तार अंसारी से लेकर के तमाम जो बड़े माफिया थे, उनके द्वारा जो जमीन कब्जाई गई थी उसको इस सरकार ने वापस लेने का काम किया। लेकिन सवाल यही है कि कैसे पिछली सरकारों में या फिर अधिकारियों के संरक्षण में, क्योंकि देखिए बिना अधिकारियों की जानकारी में इस तरीके से कोई कब्जा नहीं कर सकता है, तो मिली भगत होती है, और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इन्हीं की मिली भगत से जो करोड़ों की जो बेशकीमती जमीन, सरकारी जो बेशकीमती जमीन होती है, वो भू माफियाओं के कब्जे में चली जाती है, जिसके बाद कई वर्षों तक कानूनी पचड़े में फंसने के बाद उस जमीन को वापस लाया जाता है। फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार की एक अच्छी नीति है, जीरो टॉलरेंस के तहत ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस तरीके से कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए, ऐसा रोड मैप तैयार करना चाहिए कि आगे स्थिति पैदा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से कौन सी खबर है आज की? हाँ बिल्कुल, देखिए अखंड प्रतापगढ़ से दो बड़ी खबरें हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। आपको बताते चले कि आईबीसी 24 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। आपको अतिक्रमण को लेकर के जिस तरीके से हम लोगों ने कल एक पहल उठाया था, और कल शाम को प्रशासन एक्टिव हुआ और अतिक्रमण के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि क्योंकि 40 दिनों का महाकुंभ लगने चल रहा है, 35 से 40 दिनों तक महाकुंभ रहेगा, और पूरे अगर बात की जाए तो मेन मार्ग ये कहा जा रहा है, क्योंकि कल बाईपास को लेकर के हमने साफ तौर पे बताया था कि बाईपास अभी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन उसको चालू करने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन शहर को भी एक रूप से अगर बाईपास शुरू होता है तो शहर को भी मेंटेन रखा जाएगा। आपको बताते चले कि शहर को 4 लेन करने की तैयारियां की जा रही हैं, कि शहर अगर कोई भी प्रयागराज से अयोध्या के लिए रवाना होता है तो जाम की स्थिति पैदा ना हो, बाईपास को एज ए केवल एक तरीके से छोटे से रूट में रखा जाएगा, क्योंकि अमेठी की ओर से जो आएंगे उनको जो है उस ओर से रायबरेली रोड पे निकाले, फिर उसके बाद प्रयागराज मार्ग के निकालने का प्लानिंग चल रही है। तो ये तरीके से कल जब मेरी शाम को एसडीएम से बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हमने आपकी लाइव सुना था, और उसी दौरान हम लोगों ने निर्णय किया है कि अमेठी रूट को केवल बाईपास से जोड़ा जाएगा, और जो अयोध्या से आएंगे उनको शहर से गुजारा जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्ण रूप से जो है प्लानिंग की है, और ये प्लानिंग अभी नहीं, पूरा तकरीबन 5 दिनों तक हम लोग चलाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। अगर कोई भी अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ जो है जुर्माना और उसके सामान को जब्त करने की भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो अखंड ये देखिए आईबीसी 24 की पहल थी, क्योंकि 5 से 6 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था कि गाड़ियां यहाँ से गुजरेंगी। अगर जो बाहरी यात्री है या विदेशी यात्री है, अगर वो संगम शाही स्नान करने आएंगे तो ये प्रशासन जरूर कह रहा था कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे, और उसी को देखते हुए पूरा कल रूट मैप तैयार किया गया। काफी हद तक आपको बताते चले कि तकरीबन 8 किलोमीटर का जो अतिक्रमण था, चाहे वो बालू रेता ही क्यों ना सड़क पे रखा हो, उनको भी उठाने का काम किया गया है। अतिक्रमण पूरी तरीके से ज्ञानेंद्र सही बात कह रहे हैं, अतिक्रमण को लेकर के विशेष अभियान चलाया और आईबीसी के पहल का और आपकी खबर का असर हुआ है कि विभाग और एसडीएम जो है वो जाग गए और जागने के बाद उन्होंने अतिक्रमण हटाया। बहुत कम समय बचा है कुंभ को लेकर के, महाकुंभ को लेकर के। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि लखनऊ से प्रयागराज,
क्योंकि राजधानी है, एयरपोर्ट है यहाँ पर, तो बाहर से भी जो देशी विदेशी पर्यटक आएंगे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा प्लेस लखनऊ होगा, राजधानी होगी, क्योंकि यहाँ से होकर के वो जाएंगे। सवाल ये है कि क्या लखनऊ से प्रयागराज का जो सफर अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ महीने में देखा गया था कि बहुत कष्टदायक था और बहुत समय लग रहा था, आज की डेट में आईबीसी के दर्शकों को बताएं कि क्या जो लखनऊ से प्रयागराज का जो सफर है वो सुगम है, कम समय का है, कि अभी भी जो स्थितियां हैं जस की तस बनी हुई है? बिल्कुल देखिए, अखंड मैं आपको साफ तौर बता दूं, मैंने कल भी बताया था कि गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि मेरठ से लेकर के पूरा बलिया बस्ती तक जाएगा। उसमें वो हर गंगा के किनारों से जाएगा, होते हुए जाएगा। सबसे बड़ा अगर अभी जो प्लानिंग चल रही थी कि सरकार की कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो और भी सरल हो जाएगा रास्ता, लेकिन अभी तक जो मेन रूट है ऊंचाहार से लेकर के प्रयागराज तक का, वो अभी जस का तस ही बना हुआ है, लेकिन काम जोरों पे चल रहा है। अभी भी अगर आपको बात करें कि लखनऊ से जो भी यात्री अगर निकलते हैं तो वो अब ऊंचाहार से प्रयागराज नहीं जाते हैं, वो सीधे शहीद पथ के नीचे से होते हुए सुल्तानपुर प्रयागी चौराहे से जो है प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज को जा रहे हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा लंबा रूट है, तकरीबन 80 किलोमीटर ज्यादा पड़ जा रहा है, लेकिन यात्रियों को सीधे तौर पे आरामदायक रूट चाहिए। और उधर का जो रास्ता है, जो कुंडा बात करें, अगर रायबरेली से ही बॉर्डर शुरू हो जाता है, नवाबगंज, मानिकपुर, कुंडा, हदगवा, और उसके बाद लाल गोपालगंज, फिर उसके बाद नवाबगंज, प्रयागराज का, तो ये पूरे रूट पे 4 लेन का काम चल रहा है। ये कह सकता हूँ कि जो बाईपास को तोड़ा गया था, जो बेती के पास से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के घर से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले बाईपास जो था, उसके काम मिनिमम अगर बात करें तो 70% तक कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि मैं 23 तारीख को वही कुंडा में मौजूद था। काम बड़ी तेजी से चल रहा है, लेकिन अभी कोई ऐसा रूट मैप रायबरेली वालों के लिए नहीं हुआ है। वो उनको थोड़ा सा अभी कष्ट मिलेगा, क्योंकि रायबरेली की बात करें तो रायबरेली सलवन के पास ही अभी उनका काम अधूरा पड़ा हुआ है, जहां से प्रतापगढ़ या जौनपुर के रास्ते से अगर कोई गुजरता है तो वहां अभी आधा से ज्यादा काम बचा पड़ा है। तो अभी काम बहुत सारे बचे पड़े हैं, समय इनके पास कम है। मैंने आपको बताया कि 11 किलोमीटर का बाईपास, वो उसमें अभी ऐसे कई फ्लाईओवर्स हैं जो बन के तैयार नहीं है, लेकिन साइड से रोड बना करके जिसको उनको निकालने का प्लानिंग चल रही है। तो ये जो जल्दीबाजी प्रशासन की ओर से दिखाया जा रहा है, क्योंकि प्रतापगढ़, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रतापगढ़ एक ऐसा इलाका पड़ा, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की बात करें तो एक ऐसा इलाका है, अगर जो शाही स्नान करने के लिए आएगा प्रयागराज, वो तो ये प्रशासन 1000% श्योर है कि वो अयोध्या के लिए जरूर जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए बना पड़ा है। फिलहाल उन्होंने अतिक्रमण का जो है चलाया, कल रात 6:30 बजे से उन्होंने ये पूरा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, रात तकरीबन 10 बजे तक चलता रहा। काफी अतिक्रमण हाथ से ज्यादा तक उन्होंने हटा दिया है, लेकिन एक साइड का उन्होंने चलाया था, आज दूसरे साइड का चलाएंगे। तो एक व्यापारियों की ज्ञानेंद्र, अब समय की बहुत दहशत सी कमी बनी। है कि समय की बहुत कमी है। 13 तारीख से ही शुरू हो जाएगा सारा का सारा कार्यक्रम, और लोग का जो आवागमन है वहां पर शुरू हो जाएगा। ऐसे में इतने कम समय में एक बड़ी चुनौती है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने कम समय में या इतने बचे हुए समय में वो कार्य को अपना पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल, एक खबर और है खंड, आपको बताते चले कि कल रंजिशन एक युवक की हत्या कर दी गई। वो 6 माह पहले ही जो जेल से निकला था, प्रतापगढ़ के मांधाता थाना क्षेत्र के हैसी का मामला है। जमीनी विवाद में पूरा मामला चल रहा था। उसने भी एक हत्या की थी, और उसे ऐसा बताया जा रहा है कि रंजिशन उसकी हत्या की गई। और ये पूरी घटना अगर आपको बता दें कि पुलिस के हटने से 10 मिनट बाद, जैसे ही पुलिस वहां से हटती है, युवक को आते हैं, दुकान में घुसकर उसको गोली मारते हैं, और गोली मारकर वहां से निकल जाते हैं। और मात्र वहां से 5 किलोमीटर की बताया जा रहा है कि 4 से 5 किलोमीटर दूर पुलिस खड़ी थी, और ऐसा बताया भी जा रहा है कि सामने से ही बदमाश निकल भी जाते।
तो और बाजार में हवाई फायरिंग की जाती है। तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 से 13 राउंड फायरिंग की गई है। तो युवक को 3 गोली मारी गई है और अभी वहां की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। 6 माह रंजीशन हत्या अभी तक पुलिस पूरे पहलू तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन आज की डेट में मानधाता में काफी जो है आक्रोश फैला हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर डेड बॉडी ज्ञानेंद्र, घर पहुंचेगी तो चक्का पुलिस जाम कर मुखी के सामने या पुलिस के समीप इस तरीके से इस वारदात को अंजाम देना सीधे पुलिस को चुनौती देने जैसा ही है और पुलिस को चुनौती दी गई। अब अपराधियों के पास कितनी जल्द पहुंचती है पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है अपूर्व आज? देखिए अखंड, सबसे पहली खबर तो ये है कि रामलला का देखिए नववर्ष भी आने वाला है और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ आने वाली है। तो नववर्ष को लेकर जो होटल है और जो होटल भी लगभग फुल होने को है और लगातार इस पर काम भी चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि 11, 12, 13 यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जो वर्षगांठ मनाई जानी है, उसके लिए रामलला का जो दर्शन अवधि है उसको 1 घंटे बढ़ाए जाने की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सूचना दी है कि 11, 12, 13 यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा का जो वर्षगांठ मनाना जाना है 11, 12, 13 जो डेट रखा गया है, उस पर रामलला के दर्शन की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे रामलला के जो भक्त देश विदेश से आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, सुगम दर्शन हो सके। इसको लेकर विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि उस समय जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी यह अवधि बढ़ा दी गई थी। हालांकि जब कभी कोई विशेष कार्यक्रम राम मंदिर में होता है तो लगातार जो अवधि होती है समय की वो बढ़ा दी जाती है। तो उसी को क्रम में 11, 12, 13 क्योंकि वर्षगांठ है और काफी संख्या में देश विदेश से लोग उमड़ेंगे और साथ ही साथ उस समय महाकुंभ का भी दौर चलेगा। तो वहां महाकुंभ से भी अयोध्या काफी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो रामलला का दर्शन करें। तो किसी को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्णय लिया है और 1 घंटे अवधि बढ़ाया है। और दूसरी बड़ी खबर ये है जो कल मैंने आपको खबर बताई थी उसी पे जी बिल्कुल। पहली खबर पे एक चीज जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो टाइमिंग क्या है और जो अवधि बढ़ाई गई अभी फिलहाल टाइमिंग क्या है और कितनी अवधि, मतलब 1 घंटे का अगर समय बढ़ाया गया है तो अभी क्या अवधि क्या है दर्शन के, रामलला के दर्शन की अवधि क्या है? देखिए अभी रामलला की जो दर्शन की अवधि है वो सुबह आप 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा 11, 12, 13 में आप सुबह भी आधे घंटे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 बजे से आप रात में 10 बजे तक कर सकते हैं। मतलब सुबह की टाइमिंग जो श्रृंगार आरती होती है मॉर्निंग में और जो है वहां से दर्शन शुरू होगा 6:30 बजे श्रृंगार आरती शुरू होती है। हालांकि मंदिर के कपाट अभी भी 6:30 बजे खुल जाते हैं, 4:30 बजे खुल जाते हैं और 6:30 बजे से रामलला के भक्तों को दर्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसकी जो संख्या है वो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक दोनों मिलाकर 1 घंटे बढ़ा दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर कल के अपडेट को लेकर मैं बात करूंगा कि जब उस जो भूमि को प्रशासन के द्वारा गिराया गया, क्षतिग्रस्त किया गया, उस पर जब जो है विपक्ष के नेता वहां पर पहुंचे और उसके साथ खड़े हुए, उसकी बातों को रखा, उसके बाद मंडलायुक्त से मिलने गए। हालांकि उस समय मंडलायुक्त नहीं मिले। उसके बाद अब सत्ता पक्ष के लोग जग गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब विपक्ष ने हो गई जागने में, विपक्ष को जब मुद्दा दे दिया, विपक्ष को मुद्दा देने के बाद जागने का क्या मतलब है? और मुद्दा ही नहीं, जागने किसी का घर गिरा ना, कितनी खबर कंटिन्यू कर। जी जी बताइए। नहीं, जब समाजवादी पार्टी ने इसको मुद्दा बना दिया, लोगों से जो है ये मीडिया में प्रसारित हुई खबर, उसके बाद लोग जाने इसके बारे में, लोगों की सत्तावना मिलने लगी। उसके बाद जो यहाँ के पूर्व मंत्री सपा के रहे तेजनारायण पांडे, उन्होंने सीधे सरकार पर इल्जाम लगाया। उसके बाद उनके अधिकारियों पर इल्जाम लगाया। उसके बाद जो सपा के नवनिर्वाचित सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उस भूमि पर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मिले। उसके बाद न्याय संगत के लिए उन्होंने सीधे मंडलायुक्त से भी मिलने का समय लिया। और हालांकि उस समय मंडलायुक्त तो नहीं मिले, लेकिन उनके जो निचले स्तर के अधिकारी थे वो मिले और सब कुछ समन्वय हुआ। उसके बाद वहां पे, अब मैं कल की बात बताऊं आपको, कल शाम की बात बताऊं, तो वहां पे जो अयोध्या के नवनिर्वाचित महापौर हैं गिरीश पद त्रिपाठी, वो वहां पे पहुंचे और उस परिवार को ढड़क दिया कि आपके साथ न्याय संगत सारी चीजें होंगी। उसके बाद आज सुबह की बात करूं तो जो है
महापौर के साथ जो पीड़ित परिवार था वो मंडलायुक्त से मिला और मंडलायुक्त ने साफ अभी कहा है कि आपके साथ न्याय संगत जो भी विधिक कार्यवाही होती है आपके साथ जो है सीधे सीधे तौर पे ठीक है जिस तरीके से जो भी कार्यवाही की गई प्रशासन को नहीं पता चला कुछ भी जो भी बात हुई हो, हालांकि वो बातें अभी तक नहीं पता लगी हैं, लेकिन जो अभी तक बातें खुलकर आई हैं, जो महापौर ने अभी तक बताया है वो ये है कि न्याय संगत जो है जो भी कार्यवाही होगी वो परिवार के साथ की जाएगी, उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल वही सवाल है कि क्या न्याय आप कर पाएंगे? किसी का घर गिराने के बाद आप न्याय क्या कर पाएंगे? सवाल तो यही है ना। घर गिर गया, घर गिरने से पहले अगर नोटिस दिया होता, नोटिस देने के दरमियान अगर आप कुछ न्याय की बात करते तो समझ में आती। घर गिरा दिया, न्याय क्या दे पाएंगे आप? देखिए अखंड नोटिस देने की बात नहीं है, अगर नोटिस भी दे देते तो तब भी घर तो गिरना था। लेकिन बात यहां से शुरू होती है कि जब से खारिज दाखिल की प्रक्रिया शुरू होती है उसके बाद नक्शा पास हो जाता है, उसके बाद उस पर लोन भी मिल जाता है। बात यह है अगर मानिए परिवार को नोटिस दे दी जाती, धराशायी तो होना ही था, धराशायी वो कहाँ जाता? ठीक है, यही तो सवाल है अपूर्व जी, यही तो सवाल है कि रजिस्ट्रार, तहसीलदार, लेखपाल, ये सारे लोग एक तरीके से उनकी रजामंदी के बाद वही तय करते हैं, वही अधिकार लगाते हैं, अभिलेखों में बताते हैं कि हाँ ये इनके नाम पे रजिस्टर की जाए, तब जाके दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज होने के बाद पूरे पत्रों का बैंक पूरा का पूरा जांच करता है, जांच पड़ताल करने के बाद लोन देता है। लोन देने के बाद भी आप उस पर कोई घर बना रहा होता है, नक्शा पास कर देता है, तो इतने सारे विभाग भी तो जिम्मेदार है। अगर ठीक है मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने अवैध कब्जा ही कर रखा, मान लेते हैं, क्योंकि सरकार तो ये बता रही है आप अवैध कब्जेदार हो, सरकारी जमीन पे आपने अवैध कब्जा किया है। तो आप अगर अवैध कब्जेदार हो और आप अवैध कब्जा किया हुआ है तो जो अधिकारी जो कर्मचारियों ने उस अवैध कब्जे को कब्जा बताया कि इनके ही हक का है, तो क्या वो जो अधिकारी है वो जिम्मेदार नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती है? सवाल तो ये भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल अखंड कार्रवाई पूरी बनती है, लेकिन इस पर अभी प्रशासन मौन है। हम आपको बता दें कि कल मैं इस खबर पर दिन भर लगा रहा, लेकिन कोई अधिकारी इस पर संक्षिप्त विवरण देने को तैयार नहीं है कि ये विवरण नहीं देंगे तो क्या देंगे? क्या देंगे? विवरण ही नहीं देंगे, जब सच्चाई नहीं बता पाएंगे। आप लोगों की नीतियों की वजह से, अधिकारियों की कुछ मूर्खता की वजह से, एकदम स्पष्ट कहेंगे मूर्खता की वजह से सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं। तमाम ऐसी चीजें होती है कि कानून व्यवस्था की चीजें ऐसी होती, कानून व्यवस्था का माहौल पूरे खराब हो जाता है पूरे प्रदेश का, और ऐसा मुद्दा मिल जाता है जिसके बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो जाती है, सियासत होने लगती है। सारे लोग भूल जाते हैं जब सबकी सियासत हो जाती है उस मुद्दे पर। अभी एक युवक की, गोरखपुर के एक युवक की कांग्रेस कार्यालय में मौत हो जाती है, कौन उसके घर गया है? राजनेता गए थे अंत्येष्टि में, सर झुका करके चले आए, 8-10 लाख की उन्होंने मुआवजा दे दिया। क्या उससे उसके परिवार वालों को क्या मिलेगा? 10 लाख रुपए दे देने से या जाकर के वहां पे शोक संवेदना व्यक्त करने से क्या मिलेगा? आप लोग उचित समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं इनके खिलाफ? अगर कार्रवाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? सवाल तो इन अधिकारियों के खिलाफ भी है पूर्ण, और हमें लगता है कि जिम्मेदार, अगर वो कब्जेदार था जिसने उस जमीन पे घर बनाया, तो उसका कब्जा लेटर उसको दाखिल खारिज कराने वाले भी अधिकारी जिम्मेदार है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये भी सवाल है, और ये सवाल जरूर उठाइए आप। बिल्कुल अखंड, मैं लगातार अधिकारियों से मिलना चाह रहा हूं, लेकिन कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। कोई भी, अगर किसी भी अधिकारी की बात करें, मंडलायुक्त हो, चाहे जिलाधिकारी हो, और चाहे जो है विकास प्राधिकरण के सचिव हो या विकास प्राधिकरण के आयुक्त हो, कि कोई भी हो, कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि गलतियां उन्हीं की हैं, बोलेंगे क्या? मैं जानता हूं बिल्कुल गलती है, बिल्कुल सही आप गलतियां। देखिए नक्शा पास विकास प्राधिकरण से हुआ, विकास प्राधिकरण के पूरे विभाग के जितने भी लोग हैं वो सारे जिम्मेदार हैं, तो बोलेगा कौन? बोलने के लिए कोई सामने आ ही नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी वजह है। पीड़ित चिल्ला रहा है, जब पीड़ित ने चिल्लाया, सपा ने सुना, विपक्ष के जो है नेता है वो सुने, वहां पर पहुंचे, जब विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, मुद्दा ये उठाया गया, तो जब पक्षधर लोगों के कान में ये जूं रेंगी, तो वहां के जो नगर विधायक हैं अयोध्या, वेद प्रकाश गुप्ता, वो वहां पे पहुंचे, और साथ ही साथ महापौर पहुंचे, उसके बाद पीड़ित परिवार के साथ मंडलायुक्त के पास गए। हालांकि क्या बातें हुई ये बातें स्पष्ट कर निकल कर नहीं आई, लेकिन गिरिपत त्रिपाठी जो महापौर है उनके फेसबुक पेज पर जो लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूं कि न्याय संगत जो ही विधिक कार्यवाही होगी वो परिवार के साथ उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा।
भैया न्याय संगत कार्रवाई जरूर करिए, पर किसी को न्याय दीजिए। कार्रवाई करते रहिए, लेकिन जो परिवार जिस न्याय की उसको आशा है, जो न्याय उसे मिलना चाहिए, वो न्याय दीजिए। यह कोई मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये किसी के छत की बात है, सर के साए की बात है। और इसके खिलाफ जो भी लोग आरोपी हो, जिनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और न्याय उस परिवार को दिलाइए जो इस वक्त दर्द के साए में जी रहा है, डर के साए में जी देखिए रहा है। उसका छत अखंड, छीन लिया एक आपने, बड़ी बात उसके और सर के एक बड़ी बात और बताना चाहूंगा, जहां पे उस पीड़ित का घर है, बताया जा रहा है वो तालाब की भूमि है, क्योंकि अयोध्या में सप्तसागर एक जगह है जहां पे पुराने प्राचीन काल में वहां पे सागर था। उसको पाट कर जो भूमाफिया थे उसको पाट कर उस जमीनों को बेच दी गया। वहां पे आज भी कई सारे मकान बने हुए हैं, और क्या सभी के मकान गिरेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये भी है। और बिल्कुल लगभग है, लगभग मकान सवाल खड़े होंगे। कौन उसकी जिम्मेदारी सभी, लेगा? कौन कौन बात लेगा यही है उसकी ना। और जिम्मेदारी? सभी के लगभग लगभग खारिज दाखिल हो चुके हैं, बैनामे हो चुके हैं, और नक्शा पास लगभग लगभग के नक्शे पास हो चुके हैं। यही यही और ये बिल तो एक ये बहुत सब बड़ी लापरवाही है कि सारे विभागों की। और देखिए, न्याय की आस होती है, आम जनता को नहीं पता। भोली भाली जनता कमाने निकलती है, कमा करके अपनी मेहनत से इकट्ठा करती है, तब जाके कहीं एक घर जमीन खरीद पाती है, उस पर अपना एक घर 2 कमरा 4 कमरा बना पाती है। और अगर आप इस भोली भाली जनता को, उस भूमाफिया को पकड़िए ना, उससे वसूली करिए। किसी के घर गिराने से कोई वसूली नहीं हो पाएगी। ऐसे जो भी है ये अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए अपूर्व। बहुत बहुत देखिए धन्यवाद आपका इस अयोध्या तमाम से जानकारी। अयोध्या अखंड मैं बताना बताइए चाहूंगा, बताइए। अयोध्या से जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं वो लगातार अयोध्या को लेकर अब फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले अधिकारियों पर चाबुक चलना चाहिए, उसके बाद इन पीड़ित परिवार के साथ, क्योंकि परिवार का जो जो छत बनता है वो कहीं ना कहीं बड़ी गाढ़ी कमाई से लोग बनवाते हैं और पूरे जीवन की कमाई लगा देते हैं। देखिए, लोग शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक पूंजी होती है, कितना परसेंट मुझे शादी में खर्चा करना, लेकिन घर की कोई सीमा नहीं होती है। लोग घर बनवाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए लोग लगातार फेसबुक पर पोस्ट हो रहे हैं इसको लेकर। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार के साथ कितना परसेंट क्या न्याय होता है। सबसे बड़ी बात ये होगी। देखो, सवाल तो यही है, और सही आपने बोला कि अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और एक मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो और जांच पड़ताल करने के बाद, क्योंकि शुरुआत से ही जांच पड़ताल करते तो शायद इस तरीके की नौबत नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ आदर्श जुड़ चुके हैं हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है आज हरदोई से? आज मैं बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद से थाना बघौली के अंदर एक गांव पड़ता है कुरवा। यहाँ पर मीडिया को जानकारी लगी थी कि इस मंदिर को अराजक तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है, और उसी को लेकर आज जब IBC 24 की टीम जब यहाँ पर मौके पर पहुंची है, उस टूटे हुए मूर्तियों को जोड़ा, पुलिस प्रशासन के साथ जुड़वा दिया गया है। हमारे साथ इसमें प्रधान जी खड़े हैं, हम प्रधान से जानकारी करेंगे आखिर क्या है पूरा, हमने मूर्ति किसने तोड़ी है, क्यों तोड़ी, क्या वजह रही। जी प्रधान जी। अरे हमारे यहाँ वाले को जो विवादित मामला चल रहा था, लेकिन कुछ जान नहीं, समझ में नहीं आया किसने कहा थोड़ी, तो उसकी उसकी जांच की जा रही है। पुलिस भी जांच कर रही है और हम लोग भी जांच पड़ताल इसकी कर रहे हैं। नहीं, कौन सा विवाद चल रहा था? विवाद कौन सा चल रहा था? ये विवाद कौन सा चल रहा था? विवाद वही मतलब खेती बाड़ी वाला कुछ विवाद चल रहा है, लेकिन अब वो उसमें पता नहीं किसने ये कहा तोड़ डाली मूर्तियाँ। क्या आदर्श जिसने इस मूर्ति को तोड़ने का कार्य किया, क्या पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है, पकड़ने का प्रयास किया उसको? क्या जो मूर्ति तोड़ी गई है उसको पुलिस ने तो पकड़ा है या कोई कार्रवाई की उसके खिलाफ नहीं की अभी? हाँ, कार्रवाई तो की है, हो गई है कार्रवाई। जी, कार्रवाई तो बता रहे नहीं तो प्रधान जी, कौन है वो व्यक्ति? कार्रवाई यहाँ पर गांव हो का ही चुकी है। निवासी है? नहीं, गांव का ही निवासी है आदर्श? कहाँ का निवासी है जिसने इस कार्य को करने का काम किया, और क्या वजह रही कि आखिरकार इस तरीके से गांव के भीतर जाकर के मंदिर तोड़ने का काम किया? जैसा कि ये प्रधान बता रहे हैं कि वहां पर कुछ आपसी विवाद है, उसको लेकर के ये पूरा काम किया गया। तो क्या रंजिशन कोई काम किया गया, एक दूसरे को फंसाने के लिए इस तरीके काम किया गया है क्या? प्रधान जी ये बताइए, ये यहाँ जो मूर्ति तोड़ी गई है इसको क्या रंजिशन मतलब तोड़ी गई है या किसी फंसाने के लिए तोड़ी गई है? आखिर क्या वजह है, कितनी तोड़ी गई? क्या गांव का ही आदमी है या कोई बाहर का आदमी है? ये एक दूसरे को फंसाने के लिए इसने रचा गया मामला है। अगर एक दूसरे को जी फंसाने के अखंड लिए इस जी। तरीके का एक दूसरे को फंसाने के लिए इस तरीके का घृणित काम किया गया है, तो बहुत ही अफसोसजनक है। ऐसी मानसिकता से भगवान, सोचिए, भगवान मंदिर है, वहां पर मंदिर में लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनके सामने पैर रखते हैं, सर झुकाते हैं, और आपसी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके का घृणित काम करने का कार्य जिस भी व्यक्ति ने किया है,
वो बिल्कुल बहुत उसको के खिलाफ तो दंडात्मक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए कि उसको उसकी साथ कुछ तो याद रखें। इस तरीके काम करने से कानून व्यवस्था का माहौल कितना खराब हो जाता है। आप देखते हैं पूरे प्रदेश में मंदिरों को लेकर के इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, और अगर इस तरीके से कोई आपसी रंजिश में आपसी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके का घृणित कार्य करेगा, तो क्या होगा वहाँ का हाल? क्या गाँव में शांति व्यवस्था कायम है कि नहीं है वहाँ पर? ये गांव में शांति व्यवस्था क्या है, कायम है या नहीं है? शांति व्यवस्था कायम है, सही है। अखंड ये वही मूर्ति है, देखिए दिखना चाहिए पीछे बनी, यही इसी मंदिर को लेकर बात चल रही है। उसी मंदिर पर खड़े हुए हैं। ये मंदिर इसी को तोड़ा गया था और इसको रात को ही बनवा दिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से और यहाँ प्रधान जी की ये मदद से। आदर्श बहुत बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस को पता लगाना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे किस मानसिकता के साथ, क्योंकि देखिए आपसी रंजिश में आपसी विवाद के चक्कर में अगर इस तरीके घृणित कार्य किया जाएगा, इससे सूबे का माहौल खराब हो सकता है। ऐसी तमाम ऐसी जी तस्वीरें जी आती हैं जिसमें कुछ लोग अपने लाभ के लिए इस तरीके के कार्य करते हैं, जिससे पूरे के पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो बिगड़ जाती है। विपक्ष को मौका मिल जाता है जो तमाम सवाल उठाने का, क्योंकि देखिए व्यक्ति अपनी दुश्मनी के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरीके काम करेगा तो कैसे काम चलेगा? पुलिस ने जिसके खिलाफ कार्रवाई की है, क्या वो इसी गांव का निवासी है या बाहर का रहने वाला है? ये पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, क्या ये इसी गांव का या बाहर का है? मैं इसी गाँव का है। इसी गांव का जी। जी अखंड जी। उस क्या आपने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि क्या किस को लेकर के ऐसी क्या वजह थी कि इस व्यक्ति ने इस तरीके का काम किया है? आपने बात की थी किसी अधिकारी से? अखंड जी, मैं अभी थाने जा रहा था तो थाने पर वहाँ पहुंचने से पहले लाइव स्टार्ट हो चुका था तो वहाँ पहुंच नहीं पाए हैं। अभी हम यहाँ जब जाएंगे तो चलिए, रास्ते में आदर्श इस खबर पे बने रहिएगा और पूरी मिलेंगे। जानकारी लेकर के एक स्टोरी फाइल के लिए कि क्या है पूरा मामला, और अधिकारी से बात करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। आकाश हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। आकाश, पीलीभीत से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकवादियों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। पीलीभीत के थाना सुंगड़ी क्षेत्र के दहगला गांव में एक किसान के साथ 3 बाइक सवारों ने उसे जबरदस्ती रोका और उससे मोबाइल छीनने का प्रयास किया और उसे पैसे देने का भी लालच दिया कि हमारे 3 साथी मारे गए हैं, हमें मोबाइल चाहिए जिससे हमारे और कुछ अन्य साथी बिछड़ गए हैं जिससे हम लोगों को संपर्क करना है। जब किसान ने मोबाइल देने से मना कर दिया तो उसके सिर पे तमंचा फेंक दिया। जब इसकी सूचना थाना सुंगड़ी पुलिस और तमाम आला अधिकारियों को लगी तो वो मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस जांच कर रही है। वहीं सीओ से जब हमने इसके बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जो बाइक सवार थे तीनों युवक, उनकी जांच चल रही है। सुसंगत धाराओं में थाना सुंगड़ी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आगे जांच करके कार्रवाई कर रहे हैं। आकाश जी, कौन लोग थे, कुछ जानकारी मिल पाई है? अखंड जी, जानकारी तो अभी पुलिस भी कुछ नहीं बता पा रही है। बाकी जानकारी जैसे ही अपडेट होती है वैसे ही उपलब्ध होगी। एक सवाल ये है क्योंकि पीलीभीत में जिस तरीके से ये कनेक्शन खालिस्तानी कमांडो फोर्स के आतंकवादी रुके थे और फर्जी आधार कार्ड लगा करके, जैसा सुनने में आया था कि पूरनपुर के एक होटल में रुके थे वो लोग, तो क्या खालिस्तान का कनेक्शन पीलीभीत से जोड़ करके देखा जा रहा है? तो यूपी में क्या पीलीभीत में इस तरीके से मान लिया, क्या लोग बोल रहे हैं कि एक कनेक्शन सेंटर बन सकता है पीलीभीत? ऐसा कुछ क्या खबरें आ रही है निकल करके सामने? अखंड जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में जो आतंकवादियों का, खालिस्तानियों का ये पुराना इतिहास है। सन 92 में यहाँ पर पीलीभीत के नक्तादाना चौराहे पे 2 पुलिसकर्मियों को रोका गया था और उनके साथ में भी इस तरीके की घटना हुई थी, जिससे काफी समय पहले की ये घटना है। तो बात कही जाए, खालिस्तानियों का जो संबंध है वो बहुत पुराना है पीलीभीत से। बहुत चिंता का विषय है क्योंकि जिस तरीके से इन आतंकवादियों को, खूंखार आतंकवादियों को, जिन्होंने पंजाब की गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला किया था, उनकी यहाँ पर पंजाब पुलिस आती है और बताती है कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध आतंकवादी रुके हुए हैं और यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों आतंकी मारे जाते हैं। इनके पास से भारी गोला बारूद मिलता है, साथ ही AK-47 से लेकर के 2 ब्लॉक पिस्टल भी मिलती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आतंकी जो खालिस्तानी कमांडो फोर्स के लोग यहाँ पर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग वहां पर भी मिले जरूर होंगे, क्योंकि इस तरीके से किसी की मदद करना, वहां रुकना बिना किसी जानकारी के वो वहां नहीं पहुंच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। हमारे साथ SP सिंह IB सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं। क्या बड़ी खबर है आज की सुल्तानपुर से SP सिंह? सुल्तानपुर की एक खबर है कि पिछली बीती रात को एक डॉक्टर साहब हैं PK पांडे, ये गोलाघाट और कोतवाली नगर से नज़दीक इनका है। इनका क्लिनिक भी बना हुआ है, सुपर मार्केट में अपना क्लिनिक खोले हुए हैं और वहाँ इनका एक हॉस्पिटल बनाया गया है।
और काफ़ी पुराने और चर्चित डॉक्टर हैं। कई जिलों के यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने आते हैं। ये हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आर्थो रोग। ये पिछली रात प्रतापगढ़ के कन्हई ग्राम सभा के अंतर्गत एक बुजुर्ग महिला का एक्सरे करवाया गया और एक्सरे करवा के बोला गया कि ऑपरेशन होगा। घर वालों ने पैसा जमा किया, ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन एक अचंभित हुआ कि बाएं पैर का बजाय दाहिने पैर का ऑपरेशन किया गया। इलाज कहीं दूसरा करना था, हो गया कुछ दूसरा। और मीडिया इस पर जब रूबरी हुई, डॉक्टर साहब से बात करना चाहिए तो भूमिगत हो गए। और उनके जो जूनियर डॉक्टर थे, उनका ये कहना है कि क्लेटिन जमा था, खून जमा था, उसके वजह से जो है हमने ऑपरेशन किया। जबकि परिवार वालों का, नहीं, परिजनों एसपी का सिंह, कहना है कि सवाल ये है कि इस पूरी घटना की जानकारी सीएमओ साहब को है या नहीं है कि इलाज कहीं और का करना सीएमओ था, किसी साहब और का जो कर है, दिया? सीएमओ साहब ऐसे सीएमओ सुल्तानपुर के हैं जो विवादों में घिरे हुए हैं पिछले कई महीनों से, लेकिन ये मीडिया से रूबरू होने से भगते हैं। अभी पिछले दिनों हम इनका लाइव लेना चाह रहे थे आपकी के माध्यम से, तो अरे इन्होंने कह मीडिया दिया से कि रूबरू बीसी हो का या ना बहाना हो, कर। मीडिया से सुनिए, मीडिया से रूबरू हो ना, किसने कहा मीडिया से रूबरू? मत होइए रूबरू, मत बताइए, मत जानकारी दीजिए, पर कार्रवाई तो कीजिए। कोई इलाज कराने किसी और चीज का, किसी और चीज का इलाज कर दोगे क्या? ऐसे अगर डॉक्टर इलाज करेंगे तो कौन बचाएगा भाई लोगों को? आप सुल्तानपुर में एक फेमस है, अगर फेमस डॉक्टर क्या इस तरह की घटना घटित होती तो कौन जिम्मेदार होगा? उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? सीएमओ जब बात ही नहीं करेंगे तो कार्रवाई कौन करेगा? बगल का सट्टा प्रतापगढ़ जिले का, उतनी दूर से आदमी आया, ठंड महीने में एडमिट किया गया, 2 दिन उसको रखा गया, उसके बाद ऑपरेशन किया गया। तो जिस पैर का ऑपरेशन होना था उस पैर के बजाय दूसरा पैर कर दिया गया। और क्लेटिन का बहाना करके गोल मटोल वही जवाब जो है उनका कहना है कि क्लेटिन जमा था। अगर क्लेटिन अरे जमा गोल था मटोल जवाब तो देने से उसका क्या हो प्लेट। जाएगा भाई? गोल मटोल जवाब देने से क्या? जिस पैर का ऑपरेशन करना था उसका ना करके दूसरे कर दिया तो दूसरा को भी तो खराब कर दिया। आप लोग अगर इतने गैर वो तो जिम्मेदाराना, दूसरा लखनऊ में भी बुजुर्ग ऐसा ही महिला मामला है। देखने को मिला और आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हो। सीएमओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये कितने दिन पुराना मामला है? अभी कल की बात है, कल की ही डेट में ऐसा हुआ है। आज जो है, मतलब कल आज से भी हम आज लोग बीत सीएमओ गया, आज कार्यालय तक भी, गए, आज लेकिन वो सीएमओ नहीं, साहब नहीं, कल से लेकर के आज दोपहर हो खत्म होने को है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई अस्पताल प्रशासन के खिलाफ या जो भी डॉक्टर था उसके खिलाफ। सीएमओ साहब के कार्यालय जाया गया तो बीसी का बहाना करके आज भी दरवाजा बंद करवा दिए, कहें कि आज हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो नहीं जवाब दे पाएंगे, दरवाजा बंद करा देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? आपसे जवाब और सवाल लेने, आप ठीक है मीडिया, हो सकता हो आपको लगता हो कि मीडिया आपसे गुफ्तगू करने आती है, चाय पीने आती हो, टाइम पास करने आती हो। जो सवाल है उनका तो जवाब दे दो, कार्रवाई कर देते। कार्रवाई करने के बाद प्रेस रिलीज जारी कर देते कि नहीं, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की है। अभी ये दागी फर्म को, सीतापुर के दागी फर्म को 75 लाख का इन्होंने बजट इशू करके नामित किया था। जो कि दागी फर्म थी उसको इन्होंने अपनी एजेंसी दिया था कि सुल्तानपुर का दवा पहुंचाइए और एजेंसन पहुंचाइए, जो दागी फर्म थी उसकी भी जांच चल रही है। सीएमओ साहब केवल दागी फर्म को इस तरीके से काम देंगे तो जांच चलेगी और जांच में आंच भी आएगी। ये मत सोच लीजिएगा कि योगी सरकार में आपके ऊपर आंच नहीं आएगी, 100% आएगी। जीरो टॉलरेंस की नीति है। अगर खबर पहुंचती है तो खिलाफ कार्रवाई, आप भले उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई ना करें लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बचाइए मत, दोषियों को बचाइए मत। सीएमओ साहब आपकी जिम्मेदारी है। अगर इस तरीके से गलत काम किया जाएगा तो कैसे काम चलेगा? पेशेंट किसी और चीज का इलाज करने जाएगा, करवा किसी और चीज का देंगे क्या? अगर इस दौरान उसकी मृत्यु हो गई होती, कोई दुर्घटना घट गई होती, कौन जिम्मेदार होता उसका? और वहीं दूसरा मामला अखंड अमेठी जनपद का है। कई दिनों से एक जो है 120 साल पुराना जो है मंदिर मुसाफिर खाना तहसील के अंतर्गत आता है, वो तहसीलदार का और एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उस पर नाप जोख हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक वो केवल नाप जोख, केवल जांच ही चल रही है। और पिछले 20 वर्षों से हिंदू अरे 20 समुदाय, वर्षों चलती रहेगी, जांच चलती रहती है अखंड उसमें पिछले 20 वर्षों से हिंदू लोग वहां पूजा करने से वंचित रहते हैं। एक समुदाय जो विभिन्न जिलों में, कई जिलों में ऐसा आता रहता है कि मंदिरों पर कब्जा करते रहते हैं, वही वहां भी हुआ है। उनका वहां पे कब्जा है। अगर कोई पूजा करने जाता है तो अभद्र भाषा का प्रयोग होता है और उनके ऊपर
गलत गलत चीजें फेंकी जाती है, कचरा फेंका जाता है, मजबूरी में वहाँ जो है कोई जो है सनातन धर्म का पूजा करने नहीं जाता। और प्रशासन से मांग की गई थी कि इस पर जो है कार्रवाई किया जाए, कड़ी कड़ी कार्रवाई करके इस पे वो किया संज्ञान लिया जाए। लेकिन आज पिछले लगभग 3-4 दिन से वही केवल नाप जोक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कोई अभी उस पे कोई संतोषजनक, जिन्होंने पुजारी हैं और जो संगठन के थे कई लोग और भी हैं, कई और हिंदू संगठन भी इकट्ठे हुए वहां पे, लेकिन आज तक उस पे कार्रवाई का बहाना बनाकर प्रशासन अपना पल्ला झाड़ रहा है। देखते हैं कार्रवाई कब तक होगी, देखने वाली बात है, लेकिन कार्रवाई करनी चाहिए। हर एक दूसरे की शिकायत पर संज्ञान लेकर के प्रशासन को उस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियां न पैदा हो जाए जिससे कानून व्यवस्था माहौल जो है वो खराब हो जाए, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत पैदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।